Assalamu alaikum. Welcome to our channel Architect. These are the lesson plans for mechanics of structure. इन lesson plans में हम mechanics of structure से related theoretical और numerical aspects को cover करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थियोरेटिकल एस्पेक्ट से कवर किया था. मुख्तलिफ ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल्स और दीगर एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को कवर किया था. इसके अलावा हमने केस 1 और 2 में मुख्तलिफ वाई और एक्स एक्सिस के हिसाब से बेसिक शेप्स में न्यूमेरिकल को डील करना सीखा था. अगर आपने अभी तक इस टॉपिक को कवर नहीं किया तो लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 और 2 को गो थ्रू लाजमी करें. शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. आज लेक्चर 3 में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं कॉम्पोजिट सेक्शंस की डिटेल. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे कि कॉम्पोजिट सेक्शंस कहते किसे हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सेक्शंस में फ़र्क, और उसके बाद हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसका ताल्लुक कॉम्पोजिट सेक्शन और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सेक्शन से रिलेटेड है. तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है कॉम्पोजिट सेक्शन. कॉम्पोजिट सेक्शंस बेसिकली वो सेक्शंस हैं जो किसी भी दो बुनियादी अशकाल को जोड़कर बनाए जाएं. फॉर एग्जांपल आप किसी भी दो रेक्टेंगल्स को कंबाइन करें तो आपके पास जो शेप बनती है, जो फिगर बनती है, उसे आप कॉम्पोजिट सेक्शन बोलेंगे. ठीक इसी तरीके से अगर आप एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में आपके पास जो न्यू फिगर बनती है उसको आप कॉम्पोजिट सेक्शन बोलेंगे या कॉम्पोजिट फिगर बोलेंगे. तो कॉम्पोजिट सेक्शन या कॉम्पोजिट फिगर क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा बेसिक शेप्स को आपस में जोड़ा जाए तो जो फिगर, जो सेक्शन आपके पास बनता है उसे आप बोलते हैं कॉम्पोजिट सेक्शन. यानी ऐसा सेक्शन जो दो या दो से ज़ायद बुनियादी अशकाल का मजमूआ हो उसे आप कॉम्पोजिट सेक्शंस बोलते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सेक्शंस. ऐसे सेक्शंस जिनको आप जब सेंटर से कट करें तो वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएं, ऐसे सेक्शंस को आप बोलते हैं सिमेट्रिक सेक्शंस. इस एग्जाम्पल में आप इस टी सेक्शन की अगर वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि इस लाइन के लेफ़्ट और राइट एक ही जैसा मिरर इमेज है. तो ऐसे सेक्शन को आप सिमेट्रिक सेक्शन बोलेंगे किस एक्सिस के लिहाज से, वाई एक्सिस के लिहाज से, जबकि एक्स एक्सिस के लिहाज से ये सिमेट्रिक नहीं है. दूसरी तरफ एसिमेट्रिक सेक्शंस वो सेक्शन हैं जिनको जब उनके सेंटर से बाइसेक्ट किया जाए तो वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होते. ऐसे सेक्शंस को आप एसिमेट्रिक सेक्शंस कहते हैं. अगर एक सेक्शन दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के लिहाज से बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होता तो वो मुकम्मल तौर पर एसिमेट्रिक सेक्शन कहलाता है. इसके अलावा अगर एक सेक्शन ऐसा है जैसे कि ये टी सेक्शन, ये वाई एक्सिस के लिहाज से तो सिमेट्रिक है लेकिन एक्स एक्सिस के लिहाज से एसिमेट्रिक है, तो इस केस में हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये सेक्शन सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के लिहाज से जबकि एसिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के लिहाज से. अब हम कॉम्पोजिट सेक्शंस और सिमेट्रिक सेक्शंस को कवर कर चुके हैं तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है एक सिमेट्रिक सेक्शन के लिए. पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने बेसिक शेप्स के साथ कैलकुलेशंस की थी. आज के लेक्चर में हम एक कॉम्पोजिट सेक्शन के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एक टी सेक्शन का. जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है न्यूमेरिकल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते वक्त वो ये है कि आपको जो सेक्शन दिया गया है वो किस एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है और किस एक्सिस के लिहाज से एसिमेट्रिक है. अब ये सेक्शन जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं
कि अगर हम इसके सेंटर में लाइन खींचें तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी ये सेक्शन सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के लिहाज से। अब इस केस में अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल का इस एक्सिस से लेकर इसके सेंटर तक एक ही डिस्टेंस बनता है जो कि रेक्टेंगल नंबर 2 का है। तो इस केस में आपने सिंपल x का डिस्टेंस फाइंड करना है, जो भी डायमेंशन आपको दी है x एक्सिस की उसको हाफ करके, यानी 4 का हाफ आपके पास 2 फीट है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो भी सेक्शन है वो सिमेट्रिक किस लिहाज से है। जिस एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है आपने सिर्फ उसी की कैलकुलेशंस करनी है, दूसरे एक्सिस की कैलकुलेशंस नहीं करनी। यानी ये y एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है तो आपने सिर्फ y एक्सिस के लिए कैलकुलेशंस करनी है और x एक्सिस के लिए कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आपके पास कुछ इस तरह का टेबल है जिसके ज़रिए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे। सीरियल नंबर का मतलब है आपने शेप लिखनी है कि कितनी शेप्स यहाँ पर हैं। तो इस टी में दो रेक्टेंगल्स बनते हैं 1 और 2। सेकेंडली आपने शेप बनानी है, नेक्स्ट एरिया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस और उसके बाद आपने मोमेंट लिखना है। तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि आप किस फिगर को 1 और 2 लेना चाहते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप फिगर 1 किसको लेते हैं और फिगर नंबर 2 किसको लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने टॉप रेक्टेंगल को फिगर 1 कंसीडर किया है और सेकंड को फिगर नंबर 2 कंसीडर किया है। इस लिहाज से हमने यहाँ पर दो फिगर्स बनती हैं तो सीरियल में हमने 1 और 2 लिखा है। नेक्स्ट कॉलम में हमने फिल करनी है शेप। अब अगर आप फिगर नंबर 1 को देखें तो इसकी डायमेंशंस क्या बनती हैं, 4 फीट और 1 फीट। ठीक यही चीज़ आपने शेप के कॉलम में फिल करनी है। यहाँ पर आपने वो शेप ड्रॉ की और उसकी डायमेंशंस लिख दी। ठीक इसी तरीके से फिगर नंबर 2 की हाइट है 4 फीट और उसकी विड्थ है 1 फीट। तो आपने फिगर नंबर 2 की शेप भी ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट है एरिया। रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम जो फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं वो है b मल्टीप्लाई बाय एज, यानी ये जो दो डायमेंशंस आपने लिखी हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इनपुट देना है। तो यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। फिर है आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस। जैसे कि हमने आप पहले डिस्कस किया है कि अगर आपका सेक्शन y एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है तो आपने सिर्फ y की कैलकुलेशंस करनी है, x की कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप ये x का टेबल, इस केस में आप x का कॉलम ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ y का कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो y के कॉलम को ड्रॉ करने के लिए आपने वही मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी है जो हमने अपने लेसन 1 और 2 में डिस्कस की थी। तो आपकी फिगर 1 का जब आपने y कैलकुलेट करना है तो आपके पास, तो सबसे पहले हम फिगर नंबर 2 का y कैलकुलेट कर लेते हैं। फिगर नंबर 2 का y कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि फिगर नंबर 2 की हाइट है 4 फीट और अगर आप बेस से शुरू करें और इसके सेंटर तक जाएं तो 4 फीट का हाफ बनता है 2 फीट। नेक्स्ट आपके पास है फिगर 1। फिगर 1 का आपने डिस्टेंस लेना है y, इसका मतलब है बेस से शुरू करना है और जाना है आपने फिगर नंबर 1 के सेंटर तक। तो आपके पास डिस्टेंस हुआ ये 4 फीट और उसके अंदर 1 का हाफ यानी 4.5 फीट। ये बात याद रखें कि आपने जो भी डिस्टेंस लेना है वो हमेशा आपने x और y एक्सिस के रेफरेंस से ही लेना है। लास्ट में आपके पास है मोमेंट। मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप सिंपल जो एरिया आपने कैलकुलेट किया है उसे आप y से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8।
लास्टली आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं उनको आपने टोटल करना है, यानी जो वैल्यूज़ आई हैं उनको ऐड अप करके आपने एरिया का टोटल करना है, अपने सेंट्रोइडल डिस्टेंस का टोटल करना है और अपने मोमेंट का टोटल करना है। इस टेबल को फिल करने के बाद आपने सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला आपके पास है y बार इज इक्वल टू सिग्मा ए वाई ओवर टोटल एरिया। सिग्मा ए वाई वो टोटल मोमेंट है जो आपने इस टेबल में कैलकुलेट किया था, जबकि टोटल एरिया आपके पास ये है। तो सिंपली आपने यहाँ पर टेबल से वो वैल्यूज़ इनपुट की और यहाँ पर आपने y बार कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब है कि अगर y एक्सिस के लिहाज से देखा जाए तो 3.25 फीट पर इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है, जबकि x एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास इस 4 का हाफ है 2 फीट, यानी आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोकेट करता है आपकी x एक्सिस से 2 फुट पर, जबकि y एक्सिस से वो फासला बनता है 3.25 फीट। तो इस टी सेक्शन की डायमेंशंस के हिसाब से x बार और y बार वो पॉइंट्स हैं जहां पर इसका सेंट्रॉइड लोकेट करेगा। तो इस तरीके से इस मेथड से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉम्पोजिट सेक्शन के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।